प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान जिसका शीर्षक है एंट्रोपी का ताप एवं दाब फलनों के रूप में, इस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई द्वितीय से अध्याय द्वितीय से चुना गया है, जिसका इस अध्याय का शीर्षक ऊष्मागतिक द्वितीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान है एंट्रोपी का ताप एवं दाब फलनों के रूप में, इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूं। इससे पूर्व इसके पिछले वाले व्याख्यानों में इससे लगभग जो है मिलता जुलता शीर्षक एंट्रोपी का ताप व दाब और एंट्रोपी का ताप और आयतन फलनों के रूप में हमने विस्तार से अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए थे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, विगत जो व्याख्यान आदर्श गैस से संबंधित आवश्यक व्यंजक एंट्रोपी का ताप और दाब और एंट्रोपी का ताप और आयतन फलनों के रूप में हमने आवश्यक व्यंजक समीकरण, महत्वपूर्ण समीकरण उत्पन्न की थी। आज हमारे पास में एंट्रोपी का ताप और दाब के फलनों के रूप में आवश्यक जो व्यंजक है उत्पन्न करना है, ये केस द्वितीय है। ये वाला जो केस है, उक्त वाला जो केस है, ठोसों के लिए, द्रवों के लिए और सामान्यतया गैसों के लिए पर भी जो है लागू होता है। इसके पूर्व में हमने सामान्यतया ठोसों, द्रवों और गैसों के लिए केस प्रथम में एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य आवश्यक संबंध हमने उत्पन्न किया था। फिर से पुनः आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में जो भ्रम की स्थिति है, एंट्रोपी का ताप और आयतन के रूप में और एंट्रोपी का दाब ताप और दाब के रूप में आवश्यक फलनों को उत्पन्न करने में हमारे पास में प्रमुख रूप से दो परिस्थितियां सम्मिलित होती है। जिसमें पहला वाला आदर्श गैस के लिए था, जिसमें हमने विगत व्याख्यानों में आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी का ताप और आयतन और एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य आवश्यक संबंधों के व्यंजकों को हमने उत्पन्न किया था। इसके विगत व्याख्यानों में हमने ये भी प्रतिपादित किया था कि एंट्रोपी का ताप और आयतन के लिए, एंट्रोपी का ताप और आयतन के लिए, गैसों के लिए, द्रवों के लिए और ठोसों के लिए क्या संबंध क्या होता है, उसके मध्य गुणात्मक संबंध हमने विगत व्याख्यानों में ऊष्मागतिक द्वितीय विषय में हमने जो है विस्तार से चर्चा की थी, मंथन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा व्याख्यान है एंट्रोपी का ताप, वो एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य आवश्यक फलन क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, इस विषय को लेकर के आज हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिसको इकाई द्वितीय से बीएससी भाग द्वितीय से चुना गया है। आप शाम पट्टे पे देखेंगे, माना कि प्रश्न की शर्त के अनुसार एंट्रोपी का ताप और दाब के रूप में, इसको फलन के रूप में समीकरण नंबर 1 के द्वारा दर्शाया गया है। आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 का ऊष्मागतिकी यथावत और यथावत फलनों को काम में लेते हुए, प्रयोग में लेते हुए, सैद्धांतिक ऊष्मागतिकी के धारणा को प्रयोग में लेते हुए इसका ऊष्मागतिक समीकरण जो है समीकरण नंबर 2 होगा, जिसमें ds बराबर STP dt प्लस SPT dt dP होगा। समीकरण नंबर 2 जो है ऊष्मागतिकी की एंट्रोपी का T और P फलनों के रूप में जो है मूलभूत ऊष्मागतिक समीकरण को दर्शाता है। इसको समीकरण नंबर 2 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 2 को हम आगे अग्रसित करते हैं। हमें यहाँ पर जो है एंट्रोपी का P और T और P के रूप में यहाँ पर जो है अलग अलग, तत्पश्चात गैसों, ठोसों, द्रवों के लिए हमें आवश्यक जो है व्यंजकों को जो है उत्पन्न करना होगा। इसके लिए हम समीकरण नंबर 2 को आगे जो है विस्तार अग्रसित करते हैं। इसके लिए हम एंथैल्पी की परिभाषा को प्रयोग में लेते हैं। एंथैल्पी की परिभाषा से H बराबर U प्लस PV विगत व्याख्यान में इकाई प्रथम में हमने विस्तार से चर्चा की थी। एंथैल्पी की परिभाषा, एंथैल्पी जो है 3 पदों का युग्मन होती है, यथावत फलन होती है, अवस्था फलन होती है। आप देखेंगे 3 पद जो आंतरिक ऊर्जा, दाब और आयतन सम्मिलित होती है।
इसको समीकरण नंबर 3 कहा जाता है। समीकरण नंबर 3 में आप देखेंगे पक्षों का स्थानांतर करने पर u का मान जब हल करेंगे ऐसी स्थिति में u बराबर हमारे पास में जो h माइनस पी प्राप्त होता है। इसको समीकरण नंबर 4 कहते हैं। फिर से एंट्रोपी का T और ताप और दाब के फलनों के रूप में आवश्यक व्यंजकों को उत्पन्न करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों समीकरण नंबर 1 को फिर से दोहरा देना चाहता हूं। प्रश्न की शर्तें के अनुसार समीकरण कैसे तैयार की जाती है, कैसे बनाई जाती है और कैसे आवश्यक व्यंजक उत्पन्न की जाती है ऊष्मागतिकी में। आप देखेंगे T यहाँ पर मौजूद है, P यहाँ पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में एंट्रोपी का जो है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एंट्रोपी का T और P के रूप में जो है हमने समीकरण नंबर जो है 1 को जो है हमने बनाया था। आप देखेंगे इस ऊष्मागतिक समीकरण नंबर 1 का जो है मूलभूत जो है ऊष्मागतिक समीकरण जो है हमारे पास में ds बराबर एस टी पी, एक बार T के सापेक्ष अवकलन करेंगे और P स्थिर मानेंगे, दूसरे वाले में P के सापेक्ष अवकलन करेंगे, T स्थिर मानेंगे और हमारे पास में ऊष्मागतिकी के मूलभूत समीकरण जो है हमारे पास में 2 प्राप्त होती है। अब देखेंगे समीकरण नंबर 2 को हल करने पर जो है अग्रेसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें एंथैल्पी की परिभाषा को सहारा लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एंथैल्पी की जो परिभाषा होती है इस तरह दाब पर सुपरिभाषित किया जाता है। विगत व्याख्यानों में इकाई प्रथम में ऊष्मागतिक प्रथम में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसमें H बराबर जो होता है U प्लस PV के होता है। इसको समीकरण नंबर 3 के द्वारा जो है दर्शाया गया है। आप देखेंगे U बराबर जो होता है H माइनस PV के होता है। इसको समीकरण नंबर 4 के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आप देखेंगे उक्त सभी समीकरणों को समीकरण नंबर 4 को जो है अवकलित करेंगे तो ऐसी स्थिति में DU बराबर हमारे पास में DH माइनस PDV माइनस VDP के होता है। इसको समीकरण नंबर जो है 5 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों स्टेप बाय स्टेप पद से पद को जो है जोड़ते हुए उक्त समीकरण को जो है आवश्यक व्यंजकों को हम प्राप्त करते हैं, निर्भरता को प्राप्त करते हैं। फिर से एक मुश्किल समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 5 प्राप्त होती है। आगे समीकरण नंबर 5 को हम कैसे हल करें, इसको हल करने के लिए समीकरण नंबर 5 में जो हम है एंथैल्पी को पुनः एंथैल्पी को 2 तरह से सुपरिभाषित करते हैं। समीकरण नंबर 3 में एंथैल्पी की जो परिभाषा है उसको आंतरिक ऊर्जा U प्लस PV के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। अगले वाला जो पद है उसमें एंथैल्पी को जो है आप ऊष्मागतिकी समीकरण रूप में सुपरिभाषित करने के लिए समीकरण नंबर 1 में हमने एंट्रोपी का T और P के रूप में आवश्यक व्यंजक जो स्थापित किया था। अब हम समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 1 को आधार मानते हुए एंथैल्पी का प्रश्न की शर्त के अनुसार टेम्परेचर ताप और दाब P के रूप में पुनः जो है एक आवश्यक संबंध ऊष्मागतिकी निकालने जा रहे हैं और समीकरण नंबर 6 को आने वाले व्याख्यानों में हम इसको हल करेंगे और समीकरण नंबर 6 से समीकरण नंबर 1 और 2 के आधार पर आवश्यक व्यंजक किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है इसको आने वाले व्याख्यानों में जो है हम जो है आवश्यक समीकरण उत्पन्न करेंगे। आप सभी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।